जो रुझान अभी तक आए हैं उसमें 133 सीट में केरल में 73 सीटों पर एलडीएफ आगे चल रही है, यानी सरकार बनाने की स्थिति में है। तमिलनाडु में मुकाबले में जयललिता काफी आगे अब धीरे धीरे निकल रही हैं। 28 सीटों पर अगर करुणानिधि की पार्टी आगे है तो जयललिता 35 सीटों पर आगे चल रही है। लेकिन बीजेपी के लिए उत्साह और उल्लास की बात यह है कि असम में काफी बड़ी मेजॉरिटी के साथ वो सरकार, हालांकि बहुत शुरुआती है, अभी भी कहना बड़ा मुश्किल है। 45 सीटों के रुझान आए हैं, कुल 126 सीटें हैं। बीजेपी 29 सीटों पर आगे चल रही है और कांग्रेस 9 सीटों पर आगे चल रही है। एआईयूडीएफ 6 सीटों पर आगे चल रही है। यानी ये सवाल जो बार बार हो रहा था कि वहां पर जो 34% की तादाद में अल्पसंख्यक यानी मुस्लिम समुदाय है, क्या एआईयूडीएफ और कांग्रेस के बीच वह वोट बटेंगे? संजय, क्या ये माना जाए कि एक स्थिति ये स्क्रीन पर नजर आ रही है, क्योंकि कांग्रेस अगर 9 सीट पे है, एडीएफ 6 सीट पर है, तो बहुत साफ है प्रसून। वहाँ जो मुस्लिम मतदाताओं की बात हो रही थी कई बार कि 35%, 36% हैं। कई ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जहाँ मुस्लिम मतदाता बिल्कुल होल्ड करते हैं कि कौन जीतेगा। मुस्लिम मतदाताओं के बीच में सीधा सीधा विभाजन है। जो बंगाली बोलने वाले जो मुसलमान हैं उनका वोट एयूडीएफ की तरफ जाता है, और जो असमी बोलने वाले मुसलमान हैं, जो असमी बोलते हैं, उनका वोट कांग्रेस की तरफ जा रहा है। बिल्कुल साफ डिवीजन दिखाई पड़ता है। नहीं तो क्या बीजेपी ने इसका फायदा बीजेपी को इसका फायदा हुआ और स्ट्रेटेजिकली? मैं नहीं मानता। अगर ये फायदा हुआ, क्या अखिलेश जी कांग्रेस इस बात को समझ रही थी कि हालांकि बहुत शुरुआती रुझान है, लेकिन फिर भी असम में जो स्थिति बन रही है उसमें लग ऐसा रहा है कि कांग्रेस इस बात को नहीं समझ पाई कि उसे एआईयूडीएफ के साथ गठबंधन करना चाहिए था? प्रसून, एक बात मैं जोड़ दूंगा। नहीं, देखिए, कुछ ना कुछ चुनाव परिणाम में मैंने जैसे कहा ना कि कई बार चूक होती भी है, और हम 15 साल से वहाँ हुकूमत कर रहे हैं। एक वो बहुत बड़ा फैक्टर होता है किसी भी चुनाव में, 15 साल तक कंटिन्यूस चुनाव लड़ने के लिए। लेकिन अभी भी हमें अपेक्षा, हमें उम्मीद है कि हम बेहतर करेंगे, और हमारे गठबंधन, हमारी अगर स्पष्ट बहुमत नहीं आएगा तो हम गठबंधन की सरकार बनाएंगे। बीजेपी को अभी कोई परिणाम आने दीजिए, ये तो रुझान है, हमें अपेक्षा और उम्मीद है वहाँ पे। और जो बीजेपी पिछले 1 वर्षों से वहाँ क्या कर रही थी सबको पता है। और के बीजेपी को कोई, आप अभी किसी से पूछ रहे थे, हाँ उनसे एमजे अकबर साहब से पूछ रहे थे कि डेवलपमेंट, बीजेपी को डेवलपमेंट से क्या मतलब? कभी भी कहीं डेवलपमेंट के कार्यक्रमों और नीतियों को अपनी बात करते हैं क्या? उनका एक ही एजेंडा है, वो एजेंडा सबको पता है। उसी का आधार पर जितना, अगर कहीं सफल हो जाते हैं तो उनको सफलता मिल जाती है, नहीं सफल होते हैं तो नहीं सफलता मिलती है। बिहार में नहीं सफल हुए, दिल्ली में नहीं सफल हुए, लोकसभा में काफी हद तक सफल हुए, और प्रदेशों में हम नहीं सफल हो रहे हैं। नहीं, लेकिन अखिलेश जी, बीजेपी के साथ तो बस एक ही चीज है, जो अगर उनकी चल गई, उनकी अगर चल गई तो ठीक है, नहीं चली तो फिर वो गए। अखिलेश जी, लेकिन जिस तरीके से शुरुआती रुझान ही सही, लेकिन डीएमके के साथ कांग्रेस खड़ी है और वहां पर जयललिता आगे चल रही है, लगभग 9 सीटों से आपकी तुलना में आगे चल रही है। असम में आप बड़े मार्जिन से बीजेपी से पीछे चल रहे हैं। केरल में आपकी मौजूदगी सत्ता तक पहुंच नहीं पाएगी, ये बड़ा स्पष्ट नजर आ गया है, क्योंकि एलडीएफ 78 सीटों पर आगे चल रही है। तो क्या ये मैसेज, और पश्चिम बंगाल में भी ममता, तो क्या ये चुनाव कांग्रेस के खिलाफ है पूरे तरीके से? ये नहीं लगता है? देखिए, जब से देश आजाद हुआ 20 बार ऐसे मैसेज आए हैं, और 20 बार हम दोबारा मजबूती से आए हैं। मैं वही कह रहा हूँ ना कि कांग्रेस के लिए ये समय, ये चीज कोई नई नहीं है, हमेशा होता रहा है, और हमेशा मजबूती से फिर उभर के आए हैं। क्योंकि कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो हिंदुस्तान के हर, चाहे वो क्षेत्र हो, चाहे वो जाति हो, चाहे धर्म हो, चाहे संप्रदाय हो, चाहे समुदाय हो, हर जगह स्थित है और हर लोगों को दिलों में, जान में है, बसी हुई है। अब वो बात अलग है कि कभी कोई किसी को पसंद करता है किन्हीं कारणों से, कभी किसी को अवसर देता है किन्हीं कारणों से, लेकिन कांग्रेस हर जगह है, हर जगह वो आती है, हर जगह अपना वर्चस्व कायम कर लेती है दोबारा चुनाव में परिणाम के हारने के बाद भी। क्या संजय, आप क्या करें? मैं कह रहा था, जब चुनाव में 2 तरह के वोट होते हैं, कई बार आप देखेंगे लोग कहते हैं हम इन्हें हराने के लिए वोट कर रहे हैं। असम की भी अगर हम बात करें, असम के सरकार की जो अपनी परफॉर्मेंस की रेटिंग है, लोग ऐसा नहीं समझते कि असम में सरकार ने बहुत खराब काम किया है, लेकिन वहाँ एक बदलाव की भावना बहुत तेज थी कि हम एक बदलाव चाहते हैं, एक नई पार्टी की सरकार चाहते हैं। तो सरकार की रेटिंग बहुत खराब नहीं है। केरल की अगर हम बात करें, आप देखेंगे फाइनली दोनों पार्टियों, दोनों गठबंधन के बीच जो वोटों का अंतर होगा वो बहुत कम होगा, मामूली 2-3, ज़्यादा से ज़्यादा 4% का।
इससे ये नहीं मतलब लगा लेना चाहिए कि ये बिल्कुल बहुत बड़ी कांग्रेस के खिलाफ वोट केरल में पड़ रहा, वो हार रही है बिल्कुल स्पष्ट रूप से, एलडीएफ की सरकार बनेगी, लेकिन बहुत बड़ा वोट कांग्रेस के खिलाफ है वो दिखाई नहीं पड़ता। जहां वेस्ट बंगाल की बात करें, वेस्ट बंगाल में तो बिल्कुल प्रो ममता बनर्जी वोट है, वो तृणमूल के लिए भी नहीं। ममता बनर्जी की पॉपुलैरिटी अपनी इतनी ज़्यादा है कि वो अपने दम पे चुनाव जीत रही है, और कांग्रेस के खिलाफ हमें वोट करना है, कांग्रेस को हराना है, इसकी तो कोई चर्चा भी वहाँ नहीं हो रही है। असम का इलेक्शन एक अलग तरीके से मैं इसको देखूंगा, जैसे 2014 से इसकी तुलना की जा सकती है। एक ऐसा नेता था बीजेपी के पास जो बहुत अच्छा बोलता था और जिसमें एक बहुत फोर्स था, और सामने एक ऐसा नेता था जो कि 10 साल से हुकूमत कर रहा था। आप असम में भी देखिए तो तरुण गोगोई कितना भी आक्रामक बनने का प्रयास करें, पर उनको डिफेंस करना ही करना था, क्योंकि वो 15 साल से सत्ता में थे। और सर्बानंद सोनोवाल इसके विपरीत एब्सोल्युटली आक्रामक तौर पर उभर कर आए, और पहले भी उन्होंने जो आसाम के लिए जिस तरह के आंदोलन किए थे, तो उनकी एक आंदोलनकारी किया, आसाम आंदोलनकारियों के साथ जाता रहा है पहले भी। तो इसकी अगर तुलना आप करेंगे 2014 से, तो बहुत सी चीज़ें साफ हो जाएंगी असम के इलेक्शन में। और पश्चिम बंगाल को लेकर भौमिक साहब आप क्या कहेंगे, क्योंकि लगातार जिस बात का जिक्र हो रहा था और आप इससे इनकार भी कर रहे थे, लेकिन 9 सीट पे अगर भाजपा आगे चल रहा है, मैं ये कहूंगा कि भाजपा अगर एक बहुत बड़ा अपना प्रेजेंस हुआ बनाती है, हाँ। 10% से ज्यादा वोट शेयर अगर उनको आता है, बिल्कुल, इसका साफ फायदा ममता बनर्जी को होगा। कमल जितना खिलेगा आखिर तक वो काशफुल को फायदा होगा। ये वोट जो है, ये सही कहा शेखर साहब ने कि ये संजय ने भी कि ये बात ममता बनर्जी वर्सेस द रेस्ट का सवाल है। बिल्कुल। तो रेस्ट का अगर वोट बैंक स्प्लिट हो जाता है, असम में भी अगर एयूडीएफ और कांग्रेस में मुस्लिम वोट स्प्लिट हो जाता है, उसका साफ फायदा बीजेपी को होगा। ये यहाँ भी देखिए अपने इश्यूज पर पहचान बना रही है ना कि नहीं, आप उसमें भी नहीं मान रहे। साहब जो अरिथमेटिक की बात कर रहे थे, हाँ। वो एक अरिथमेटिक बहुत बड़ा चीज होता है। हाँ। जो लहर आप एसएमईज में बीजेपी के तरफ है, वो मुस्लिम एरिया में नहीं है। आप जाके देखना वहाँ कितना सीट बीजेपी को मिलेगा, नहीं मिले। वहाँ ऐसा जगह है कि आइदर एयूडीएफ को मिलेगा, वो अगर एयूडीएफ को नहीं तो कांग्रेस को मिलेगा। बट दोनों में जब बंटवारा हो जाएगा तो वो अपने मतलब 16 अगर उनको मिलना था, वो अगर 12+4 हो जाता है तो पीछे चल गया ना कांग्रेस, 12 फिर अटक गया। ये एथमेटिक का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है जिसका जिक्र अकबर साहब कर रहे थे, सही कर। ये मैं कह रहा हूँ, अभी भी कहूँगा कि अगर ना, सब लोग कह रहे थे कि साहब वहाँ 3-4 सीट से ज़्यादा बीजेपी को नहीं आया, ये अभी रुझान है। बट आगे अगर भाजपा इतना चल जाती है कि उसको 10, 15, 20 सीट हासिल हो जाता है बंगाल में, तो ये वोट शेयर बहुत 10% से ज़्यादा वोट शेयर उनको मिलेगा। यानी कि लोकसभा का जो वोट शेयर था 17, उसके अगर आसपास भाजपा आ गया, ये नहीं आएगा, बट अगर करीबी भी आता है, एनीथिंग मोर देन 10% वोट शेयर फॉर बीजेपी इज डिजास्टर फॉर कांग्रेस एंड लेफ्ट। जी, एक जश्न और हम स्क्रीन पे लगातार दिखा रहे हैं कि एक तरफ जयललिता के घर के बाहर का जश्न लगातार लोग नाचते गाते हुए, क्योंकि जयललिता 50 सीटों पर, यानी एआईडीएम के 50 सीटों पर अभी आगे चल रही है। 88 सीटों के रुझान आए हैं, उसमें डीएमके 35, डीएमके पीछे है। ये अलग मसला है कि एग्जिट पोल जो थे वो डीएमके के पक्ष में लगातार जा रहे थे, लेकिन यहाँ पर एआईडीएमके आगे निकल रही है, ये एक स्थिति है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि असम में बीजेपी बहुत बड़े मार्जिन से आगे चल रही है। 57 में से 37 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, और पश्चिम बंगाल में 10 सीटों पर आगे चल रही है। ये शायद, हालांकि ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। केरल में हालांकि 2 ही सीट पर वो अभी आगे चल रही है, लेकिन पश्चिम बंगाल में, क्योंकि पश्चिम बंगाल को लेकर बार बार कहा जाता है कुछ भी कहिए उसका मैसेज ही लेफ्ट है, वहाँ के लोग ही लेफ्ट हैं, विचारधारा ही लेफ्ट है, उसमें बीजेपी की एंट्री। एमजे अकबर साहब, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? चूंकि आपने तो पत्रकारिता भी बंगाल में की है, और संयोग ऐसा है कि वो जिस पत्रिका के साथ जुड़े थे उस ग्रुप का कहना था कि कमाल गठबंधन करेगा, वो नहीं हो पाया। कम से कम इतना तो समझ जाना चाहिए कि पत्रकार जो हम रहते हैं, हमारी भी पावर जो है बड़ी सीमित रहती है। लोग जो है हमें पढ़ लेते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ जो हम कहते हैं वो उस पर यकीन कर लें। ये जो भी पत्रकार रह चुका है, हमें कम से कम इतना जानना चाहिए। लेकिन जो मैं कह रहा था कि हम लोग जो जमीन पे और जब कैंपेन पे थे, तो एक बड़ा साफ मैसेज, मैं गांव में बहुत, मतलब जहां पे हम लोग की प्रेजेंस नहीं थी पहले बंगाल में, वहां पर भीड़ हो रही थी।
और मैं देख रहा था कि एक क्रिटिकल मास बंगाल में तैयार हो रहा है, और क्रिटिकल मास को कभी समय लगता है फ्यूजन में आने में, लेकिन जब आ जाता है तो एकदम भयंकर तरीके से ऊपर उभरता है। तो जैसे मैंने कहा कि जो नॉन तृणमूल स्पेस है उसमें बीजेपी जो है आप देखिएगा बड़ी तेजी से आगे से जाएगी, बड़ी तेजी से बढ़ेगी। और बंगाल तो एक समझिए जो बीजेपी का डबल डिजिट्स में आना जिसकी हम उम्मीद करते हैं जी, वो एक बहुत बड़ा मैसेज है और एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारी पार्टी के लिए। केरल में भी पता नहीं कितने में हम आगे चल रहे हैं, 3 में या 4 में, मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मैं आंकड़े नहीं देख रहा हूं। लेकिन वहां पर भी जो देख रहे हैं मैसेज जो आ रहा है केरल से, वो ये आ रहा है कि लोग एक नई पार्टी और लोग नरेंद्र मोदी की पार्टी जो है चाह रहे हैं। ये जबरदस्त मैसेज है, जिससे आप अब मेरे ख्याल में इनकार नहीं कर सकते हैं। जी हाँ, बहुत सी रिपोर्टाज में आप भी पढ़ रहे थे, हम भी पढ़ रहे थे, आपने ही कह दिया, मैं नहीं कहने वाला था। अब रिपोर्टाज में ये नजर नहीं आ रहा था, लेकिन जो लोग जमीन पे जा रहे थे उनको नजर आ रहा था। और ये जमीन की सच्चाई जो है आज आंकड़ों में बदल रही है। और जैसे मैंने पहले कहा, आप सिर्फ सीट मत गिनिए, आप ट्रेजेक्टरी देखिए, किस पार्टी की ट्रेजेक्टरी किस तरफ है। और अगर आप देखिएगा तो ट्रेजेक्टरी बढ़ता हुआ आपको आज नॉन तृणमूल पार्टीज में बढ़ता हुआ ट्रेजेक्टरी आपको नजर आएगा बीजेपी का, और सिर्फ बीजेपी का। कांग्रेस फिसल रही, कांग्रेस तो हर जगह फिसल रही है। लेकिन हम 1 मिनट अखिलेश जी आपके पास आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले जरा सा हम जानकारी दे दें कि कोलकाता में बरसात हो रही है। और बालकृष्ण बताइए, वहां पर आप मौजूद हैं सीपीएम हेडक्वार्टर के पास। बंगाल की संस्कृति के हिसाब से अगर किसी शुभ काम के पहले बारिश हो जाए तो इसको अच्छा मानते हैं, शुभ संकेत मानते हैं। जैसे ही वोटों की गिनती शुरू हुई, यहाँ कोलकाता में मौसम ने अचानक करवट ली, बूंदाबांदी हुई, बारिश हुई। आप देख सकते हैं अलीमुद्दीन स्ट्रीट पे लोग छाता लगाए निकल रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि सीपीएम का हेडक्वार्टर जो अलीमुद्दीन स्ट्रीट पे यहाँ पर है, सीपीएम के नेता इस बारिश को शुभ नहीं मान सकते। जो आशंकाएं थी एग्जिट पोल को लेकर के, वो आशंकाएं सही साबित हो रही हैं। जिस तरह की तस्वीर उभर रही है, शुरुआती रुझान जिस तरह से आ रहे हैं, उससे लगता है कि जो बारिश हुई है ये लेफ्ट पार्टीज़ के, जो कांग्रेस के गठबंधन था, उनकी उम्मीदों पर पानी बरस रहा है। लेफ्ट नेताओं के पास कुछ कहने को नहीं है। सीनियर पार्टी नेता सीपीएम के सूर्यकांति मिश्रा यहाँ पर आए, लेकिन जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जब नतीजे आएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसके बाद ही वो कुछ कह पाएंगे। जाहिर है जिस तरह के रुझान आ रहे हैं, जिस तरह के नतीजे सामने आ रहे हैं, लेफ्ट के पास कहने को ज़्यादा कुछ बचा भी नहीं है। कैमरामैन संजीव कुमार के साथ बालकृष्ण, कोलकाता, आज तक। जी अखिलेश जी, क्योंकि रुझानों में 2-3 चीजें तो बहुत साफ हो गई है। असम में आपकी सत्ता जा रही है, केरल में सत्ता जा रही है, पश्चिम बंगाल में गठबंधन जो था वो सफल नहीं हो पाया है, तमिलनाडु में डीएमके के साथ आप खड़े हैं, वहां पर भी सत्ता से बाहर आप हैं। जिस तरीके के रुझान है, शुरुआती रुझान सही, लेकिन फिर भी ये एक स्थिति बन रही है। क्या कहेंगे इस पे? ये सिर्फ इस बात को लेकर अफसोस कि ऐसा होता रहता है, या कहीं कुछ भूल चूक हुई है? नहीं, मैंने पहले भी कहा ना, ठीक है, एक चीज होती है कि सत्ता, एक चीज होती है कि हम मजबूत हम उतने हैं या हम समाप्त हो रहे हैं या कमजोर हो रहे हैं। ये दोनों चीज में बड़ा फर्क होता है। परिणामों के बाद इस पे ज़्यादा हर राजनीतिक दल, खासतौर से हम कांग्रेस पार्टी के लोग इस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, इस पे ज़्यादा बात करते हैं कि क्या हुआ, हम कमज़ोर तो नहीं हुए, किस मान। और वो स्थिति दोनों हर जगह है। हम अगर कहीं हारते हैं, हार भी जाएंगे तो हम कमज़ोर नहीं हुए हैं। हमारा वोट परसेंटेज पे उतना कितना फ़र्क आया, वो ऐसा नहीं है कि दोबारा हम उसको रिगेन नहीं कर सकते हैं, और कर भी लिए हैं। अभी हम एमजे अकबर साहब की बात सुन रहे थे, काफ़ी आलोचना कर रहे थे कांग्रेस की और मोदी जी की उपलब्धियों की। हिंदुस्तान में जम्मू कश्मीर के बाद 2 ही प्रदेश ऐसे हैं, वो दोनों भाजपा के हैं, जहाँ पे आगजनी हुई, सेना बुलाई जाती है, मोबाइल सर्विसेज बंद किए जाते हैं, इंटरनेट सर्विसेज बंद किए जाते हैं, और लाखों करोड़ों हजार के संपत्तियां नष्ट होती हैं। वो है गुजरात और हरियाणा। देख लीजिए गवर्नेंस इनका। नहीं अखिलेश जी, लेकिन इस सत्य को तो पकड़िए ना। आप देखिए, आप गड़बड़ी कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि जहां डायरेक्ट फाइट हुई बिहार में, वहां पर आप गठबंधन में तीसरी पार्टी के तौर पर वहां जुड़ जाते हैं, यानी कांग्रेस नेशनल पॉलिटिकल पार्टी। लेकिन अब देखिए तो क्या हालत है। बंगाल में आप छोटे भाई की हैसियत में, तमिलनाडु में आप छोटे भाई की हैसियत में, और जहां जुड़े वहां अगर आप सिमट रहे हैं, आपकी सत्ता, तरुण गोगोई पहचान, चेहरा, इतने बरस की सरकार, वहां बुरी तरह फिसल रहे हैं। केरल में ओवान चांडी पहचान, चेहरा,
वहां पर आप फिसल गए। कोई एनालिसिस इसका है या सिर्फ इस बात का कि कांग्रेस लीडर ही तो अभी छोटा भाई है। सबसे पुरानी हाँ, पार्टी इसका है सिर्फ ये? देखिए, नहीं देखिए पुण्य जी, इसका आपने लीडर तो सही अभी प्रश्न छोटा भाई किया। है ना, राहुल गांधी बड़ा आपने भाई सही हुआ। प्रश्न किया। देखिए, जब से मंडल और कमंडल आया, उसके बाद मंडल कमंडल आया, उसके बाद जो बिखरा हुआ, बंटवारा हुआ इन दोनों के आधार पे, सबसे ज्यादा सफर करने वाली पार्टी कांग्रेस रही, क्योंकि हम दोनों से दूर हट करके हमारी जो आइडियोलॉजी, विचारधारा थी उस पर चले। बंटवारा इतना तेजी से हुआ कि उन दोनों में ज्यादा बंट गया। हम ठीक है, हमें वोटों का परसेंटेज कम हुआ, हमें नुकसान हुआ, लेकिन हमारी विश्वसनीयता आज भी उतनी ही बरकरार है, क्योंकि हम उन चीजों के साथ समझौता नहीं किए। इसीलिए हमें पूरी उम्मीद है कि हम दोबारा और मजबूती से आ सकते हैं, और काफी जगहों पे बढ़ रहे हैं इस बंटवारे के बाद से, और आएंगे भी। और परिणाम अगर हमारे पक्ष में नहीं आते हैं